मित्रों नमस्कार। समय के साथ साथ उससे संबंधित विषयों पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब समय है ऐसा जिसके बारे में सोच नहीं सकते कि डाइवोर्स के केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट कि डाइवोर्स के बाद सेकेंड मैरिज कब की जा सकती है और किन परिस्थितियों में, और उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस पर ये आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया जिसको कि लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये क्या कहता है कि सेकेंड मैरिज आफ्टर डाइवोर्स के मामले में क्या होना चाहिए और कब की जा सकती है। सबसे अहम बात ये कब की जा सकती है, तो उस ऑर्डर को आज हम विचार करेंगे अभी आगे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट केरल के द्वारा भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया गया, वो भी इसी बात को बताता है कि सेकेंड मैरिज के क्या परिणाम होते हैं और उससे उपस्थित परिणामों का किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि जब कोई डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद उसके दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी सेकेंड मैरिज करना चाहती है तो सेकेंड मैरिज कब कर सकती है। तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 15 में इसकी प्रोविज़न किए गए हैं। 3 कंडीशन बताई गई हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन है कि व्हेन देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डाइवोर्स। जो वर्ड्स हैं वो ये हैं एक्ट में, व्हेन देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डाइवोर्स। अब कैसे कोई राइट नहीं होगा, कैसे होगा, इस पे भी हम बताते हैं कि अगर डाइवोर्स जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुआ है, म्यूचुअल वे में हुआ है, तो उस पर तो दोनों पार्टीज़ को कोई राइट ही नहीं है क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल डाइवोर्स लिया है। तो ऐसी स्थिति में शादी जो है वो डाइवोर्स के तुरंत बाद भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन डाइवोर्स इसमें एक मेन चीज़ है, उसको भी हम बीच में इसमें ऐड कर दूं कि डाइवोर्स डिक्री को पास होने की तारीख से 90 डेज़ का टाइम दिया गया है कि 90 डेज़ के बाद ही सेकेंड मैरिज कोई भी पक्ष कर सकता है, आइदर वाइफ और हस्बैंड, कोई भी जैसा भी केस हो। तो जिसके फेवर में, अगर वाइफ के फेवर में डिक्री, वाइफ ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया और वो डिक्री अवार्ड हुई, तो हस्बैंड 90 डेज़ के अंदर के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है और वो भी पहली पक्ष भी कर सकता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि अगर डाइवोर्स करके कोई भी विवाह को, कोई भी शादी को ख़त्म कर दिया गया तो उस तारीख से 90 डेज़ के बाद ही कोई भी पक्षदार उसकी सेकेंड मैरिज अपनी कर सकता है। लेकिन इसमें जैसा बताया, पहली कंडीशन क्या बताई थी कि उसमें अगर दोनों ने म्यूचुअल लिया है तब तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो उसके तुरंत बाद भी वो सेकेंड मैरिज की जा सकती है। लेकिन सेकेंड कंडीशन जो बताई गई है, इफ़ देयर इज़ ए राइट ऑफ अपील द टाइम फॉर अपीलिंग हैज़ एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड। कि अगर उस डाइवोर्स की तारीख से, जो डाइवोर्स डिक्री की तारीख से 90 दिन का टाइम जो कि दिया गया है सेक्शन 28 में, वो 90 दिन का टाइम बीत जाता है और जो हारा हुआ पक्षकार है वो अपील नहीं करता है, तब सेकेंड मैरिज की जा सकती है। इसका मतलब साफ हो गया कि एक डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स म्यूचुअल वे में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बाद दोनों पक्षकार सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो म्यूचुअल नहीं हुआ और एक के पक्ष में हुआ, एक ने, वाइफ ने कहा कि वो डाइवोर्स लेना चाहती है, कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है और डाइवोर्स दे दिया, तो 90 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मे बी कि हस्बैंड जो है वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर दे, और चैलेंज कर देगा तब क्या होगा। तो सेकंड कंडीशन भी क्लियर हो गई कि अगर म्यूचुअल नहीं है तो 90 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा। तीसरा नंबर आ जाता है, एन अपील हैज़ बीन प्रेजेंटेड बट हैज़ बीन डिसमिस्ड। तो तीसरे में ये हुआ कि 90 दिन तो बीत गए लेकिन अपील भी फाइल हो गई। अपील फाइल भी हो गई तो जब तक वो अपील डिसमिस नहीं हो जाती फाइनली, तब तक वो सेकेंड मैरिज नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल की तरह से मैं बताता हूँ कि एक वाइफ ने
डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, वो डाइवोर्स फैमिली कोर्ट ने दे दिया, डिक्री हो गई। तो हस्बैंड को 90 डेज़ का टाइम मिल गया। 90 डेज़ के बाद वो अपील कर सकता है। तो अगर उसने 90 डेज़ भी दिया, अपील नहीं की, तो तुरंत उसके बाद भी शादी हो सकती है, वाइफ कर सकती है सेकंड मैरिज। लेकिन अगर उसने अपील कर दी, तो जब तक ये अपील फाइनली डिस्पोज नहीं हो जाती, तब तक सेकंड मैरिज नहीं की जा सकती वाइफ के द्वारा, क्योंकि हस्बैंड की अपील अभी पेंडिंग है। उसने डाइवोर्स के ऑर्डर को, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रखा है। तो ये 3 कंडीशंस बिल्कुल साफ हो गई, और साथ में ये भी क्लियर हो गया कि 90 डेज़ का टाइम होता है, 90 दिन का। तो अब एक क्वेश्चन इसमें और चाहता है, क्वेश्चन आ जाता है कि इन ड्यूरेशन ऑफ अपील, जो उसने अपील फाइल कर रखी है, उसमें उसने इन ड्यूरेशन, अभी अपील पेंडिंग थी, शादी कर ली, सेकंड मैरिज कर ली, तो क्या उस शादी जो सेकंड मैरिज हुई है उसका क्या स्टेटस होगा? तो वो क्या सेकंड मैरिज इन ड्यूरेशन ऑफ अपील अगेंस्ट डाइवोर्स ऑर्डर की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, इसका आंसर है, इसका उत्तर है नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी कर ली, अगर जानकारी नहीं है लॉ की तब क्या होगा? लेकिन अगर हो गई है तो उसने जो अपील पेंडिंग करी हुई है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ फिर से, कि एक वाइफ ने डाइवोर्स के खिलाफ एक फैमिली कोर्ट में पिटीशन डाली, वो पिटीशन अलाउ हो गई। हस्बैंड उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है, ठीक है। अब वाइफ ने जो है सेकंड मैरिज कर ली, तो क्या सेकंड मैरिज किया जाना नहीं की जा सकती, लीगली नहीं की जा सकती। लेकिन अगर वो उन्होंने कर ली और पता नहीं चला, तो किस पे बेस करेगा? जो हस्बैंड की अपील पर है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्बैंड की अपील को डिसमिस कर दिया और नीचे फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही पाया, तो उनकी सेकंड मैरिज बच सकती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट से हस्बैंड की अपील अलाउ हो गई और उन्होंने फैमिली कोर्ट ने जो डिक्री दी थी उसकी डाइवोर्स की पहली, वो डिसमिस हो गया उसका ऑर्डर और उन्होंने डाइवोर्स को नहीं माना, तब क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में सेकंड मैरिज जो की गई है वो शून्य हो जाएगी और वो इल्लीगल हो जाएगी और वो वाइड घोषित हो जाएगी। ये भी बात क्लियर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये मैटर आया वो मामला कौन सा है? ये मामला है अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा मित्तल, सिविल अपील नंबर 18312 ऑफ 2017, और ये ऑर्डर आया 24 अगस्त 2018 को। अब इसके फैक्ट्स, इसको समझने के लिए इसके फैक्ट्स मैं बताता हूँ। रचना अग्रवाल और अनुराग मित्तल पति पत्नी थे। 31 अगस्त 2009 को 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में रचना अग्रवाल ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की और वो अलाउ हो गई, डाइवोर्स डिक्री अवार्ड हो गई। तो अनुराग मित्तल और रचना अग्रवाल, इनकी जो शादी हुई थी, इसमें रचना ने, मतलब वाइफ ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की 30 हजारी कोर्ट में और फैमिली कोर्ट से वो अवार्ड हो गई। तो अनुराग मित्तल अपील में हाई कोर्ट दिल्ली पहुंच गए और 20 नवंबर 2009 को हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी और अपील ने इसमें 30 हजारी कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि वाइफ ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी, वो अलाउ हो गई। हस्बैंड जो है, अनुराग मित्तल जिनका नाम है, वो वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में गए और उन्होंने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करा दिया। फैमिली कोर्ट का ऑर्डर स्टे हो गया। अब ध्यान दीजिए, 2 साल के बाद, इन 2 साल बीत जाने गए, तो 15/10/2011 को हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी। इस ड्यूरेशन में रचना और अनुराग में एक सेटलमेंट हो गया। जो भी सेटलमेंट हुआ हो, एक सेटलमेंट ये हो गया कि साहब अब अनुराग जो अपनी जो अपील पेंडिंग है, क्यों ये सेटलमेंट क्यों हुआ होगा? वो सेटलमेंट इसलिए हुआ होगा कि अनुराग मित्तल जी दूसरी शादी करना चाहते हैं और वो हो नहीं सकती क्योंकि वो स्टे पड़ा हुआ है। पहली डाइवोर्स पे अपील करके इन्होंने, हस्बैंड ने अपील करी है, उन्होंने स्टे करा दिया, अब वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने पहली वाली वाइफ से सेटलमेंट कर लिया रचना से, अपना सेटलमेंट बाकायदा बना करके ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। और ये कब फाइल हुआ? 28 नवंबर 2011 को। डेट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ
किसी डेट से मतलब नहीं होता, लेकिन डेट इसलिए बता रहा हूँ कि ये केस ही डेट्स पे बेस कर रहा है। तो 28 नवंबर 2011 को उन्होंने हाई कोर्ट में ये फाइल कर दिया कि साहब पहली वाली वाइफ से सेटलमेंट हो गया है और उसके तहत हम अपनी अपील को वापस लेना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री में ये रजिस्टर्ड हो गई और उसके बाद अब उस पर डेट लगाई 20 दिसंबर 2011। 20 दिसंबर 2011 की डेट लग गई। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा वापस होने का। ऐसा नहीं हो सकता कि सब आपने फाइल कर दिए चल दिए। अब हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा और उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेगा। तो हाई कोर्ट ने उस पर कंसिडरेशन के लिए अपनी एक जो डेट लगाई वो लगाई 20 दिसंबर 2011। लेकिन इन ड्यूरेशन में शायद जानकारी नहीं थी, तो मिस्टर अनुराग मित्तल जी ने 6 दिसंबर को, मतलब लगभग 15 दिन पहले, सेकंड मैरिज कर ली। और सेकंड मैरिज करी एक शैली नामक महिला से। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि अभी तो कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर तो आया ही नहीं था। ऑर्डर तो आया है 20 दिसंबर को लगी हुई है। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सुना और सुन करके कहा कि भाई सेटलमेंट हो गया है, मैटर ख़त्म। तो इसलिए विड्रॉन बेसिस पर उसको डिसमिस कर दिया कि भाई नीचे का ऑर्डर। अब इसमें अहम बात ये आ गई कि हाई कोर्ट ने जो अपील करी थी वो डिसमिस कर दी, क्योंकि साहब वो उनका सेटलमेंट हो गया। तो जब डिसमिस हो गई तो क्या अब कौन सा ऑर्डर एक्टिव हो गया? फैमिली कोर्ट की पहली वाइफ से जो डाइवोर्स हुआ था वो ऑर्डर एक्टिव हो गया। लेकिन क्या हुआ कि इस बीच में 6 तारीख को, 15 दिन पहले ही उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। अब एक नई और विचित्र बात यह आई कि जो सेकंड शादी करी उन्होंने, वो शैली नामक उसने एक फैमिली कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल कर दी और उसने कहा कि साहब जब मेरी शादी हुई थी तो ये बात इन्होंने छिपाई, इनका तो स्टे पड़ा हुआ था, पहले वाली जो डाइवोर्स हुआ था वो तो स्टे था। तो उस डाइवोर्स के रहते स्टे था, मतलब कि वो एक्टिव थी, और उसके रहते इन्होंने 6 तारीख को जो उसके साथ में सेकंड मैरिज कर ली। ये जो है वो इलीगल है और ये जो है वाइड घोषित होना चाहिए और ये विवाह शून्य होना चाहिए। इस तरह की एक पिटीशन उसने लोअर कोर्ट में, मतलब फैमिली कोर्ट में डाल दी। अब फैमिली कोर्ट ने इस पर डिस्कस किया और विचार किया क्या कि भाई देखिए, जब हालांकि गलत है, नहीं होना चाहिए था शादी, लेकिन उसने 15 दिन पहले शादी कर ली और 15 दिन के बाद हाई कोर्ट ने वो अपील डिसमिस कर दी। तो डिसमिस करने के बाद वो ऑर्डर कब से एक्टिव माना गया? हाई कोर्ट के डिसमिसल अपील को अस्वीकार करने के बाद कौन सा ऑर्डर माना गया? जो पहली वाली वाइफ से लोअर फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया था, और वो ऑर्डर पहले का था, इसलिए ये बात नहीं मानी जाएगी और वो सेकंड मैरिज को वाइड और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये लोअर कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दे दी और जो शैली सेकंड वाइफ थी उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो अब सेकंड जो ये शैली जो थी उसने फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब ये मामला दूसरी वाइफ के संबंध में पहुंच गया साहब। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा? अब हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। देखिए यहाँ से उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, जब ऑर्डर हाई कोर्ट का 20 तारीख को आया था तो उस तारीख से पहले तो शादी की नहीं जा सकती थी। और क्यों नहीं की जा सकती थी? क्योंकि वो स्टे था। अब स्टे था तो स्टे के बारे में हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो लिखा वो मैं पढ़ता हूँ। हाई कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट एंड अलाउड द अपील ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड डिक्लेयर्ड द मैरिज बिटवीन द अपीलेंट एंड द रेस्पोंडेंट हेल्ड ऑन 6/12/2011 एज नल एंड वाइड। उन्होंने उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया। वो उसकी वजह यही बताई कि नहीं, जब वो स्टे था तो फिर वो एक्टिव था और उसके रहते आपको उस ड्यूरेशन में शादी नहीं की जा सकती। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 में जो बताई गई कंडीशन है उनका वायलेशन है, इसलिए उन्होंने कर दिया। तो अब वो तो सेकंड मैरिज भी ख़त्म हो गई, वाइड हो गई, शून्य हो गई। तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने के लिए हस्बैंड अनुराग मित्तल सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सारी बातें आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसको अपना जजमेंट दिया। वो क्या है? वो कहते हैं देयर इज़ नो डाउट दैट ऑर्डर 23rd रूल 1 ऑफ CPC is applicable to the appeals as well and the appellant has the right
to withdraw his appeal unconditionally, and if he makes such an application to the court, it has to grant it. Therefore, the appeal is deemed to have been withdrawn on 28/11/2011, the date of the filing of the application for withdrawal. On 6/12/2011, which is the date of the marriage between the appellant and the respondent, Ms. Rachna Agrawal cannot be considered as a living spouse. Hence, Section 5(1) is not attracted, and the marriage between the appellant and the respondent cannot be declared as void. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक ऑर्डर तो बाद में हुआ था, 20 तारीख को हुआ था, लेकिन उनका जो सेटलमेंट और अपील विड्रॉ की एप्लीकेशन 28 नवंबर को पड़ गई थी कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट बेशक अपना ऑर्डर बाद में, ये नई फाइंडिंग आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट अपना ऑर्डर बाद में देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से एक सेटलमेंट एग्रीमेंट की सूचना कोर्ट को 28 नवंबर को दी जा चुकी है। इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो उसके बाद अगर 6 तारीख को 28 नवंबर के बाद अगर 6 दिसंबर को सेकंड मैरिज हुई है तो उसको नल एंड वाइड घोषित नहीं किया जा सकता और हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है। इसके आगे इसी ऑर्डर में कहा गया कि फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ परपोसिव कंस्ट्रक्शन वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन ए सेकेंड मैरिज in section 15 of the act till the dismissal of the appeal would not apply to a case where parties have settled and decided not to pursue the appeal. अगर दोनों पार्टीज ने जॉइंटली सहमति से आपसी भाईचारे से आपने ये सहमति सेटलमेंट बना करके कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है तो कोर्ट का ऑर्डर बेशक बाद में आया हो, लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर शादी हो गई है तो उसको नल एंड वाइड घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला हो गया। अब लेकिन इसके बाद एक इशू, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हमने बनाया था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि इसके बीच में अगर शादी कोई कर लेता है तब क्या होगा। तो ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्लियर हो गई। अब सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि क्या हाई कोर्ट में डाइवोर्स अपील पेंडिंग है और सेकंड मैरिज कोई कर लेता है तो क्या वाइगेमी का केस बनता है। वाइगेमी मित्रों सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 494 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। वाइगेमी का मतलब है एक पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी, एक शादी चल रही है, एक पत्नी है और दूसरी शादी कर ली, तो ये एक अपराध है। इसमें 7 साल की सज़ा का प्राविधान है। ये कोई नहीं कर सकता जब तक पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं हो जाता, जब तक दूसरी पत्नी से दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या इसमें अगर कोई एक वाइफ ने डाइवोर्स पिटीशन डाली, वो डाइवोर्स अलाउ हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड अपील में चला गया, स्टे हो गया तो नीचे के ऑर्डर, तो इस ड्यूरेशन में क्या सेकंड अगर हस्बैंड सेकंड शादी कर लेता है तो क्या पहली पत्नी या दूसरी पत्नी वाइगेमी की पिटीशन एफआईआर करा सकती है। अब इसमें को इसका जवाब भी वही है, वो करा भी बनता भी है, वाइगेमी बनता भी है और नहीं भी बनता है। तो ये कैसे तय करें, इसके संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट केरल का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया और उसको मैं पढ़ता हूँ। ये मामला है मनोज वर्सेस गायत्री और क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 2077 ऑफ 2017 और ये ऑर्डर आया अभी 10 अगस्त 2021 को। तो इसके फैक्ट्स भी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या मामला। इसके केस ये थे कि फर्स्ट वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया, हारे हुए पक्ष हस्बैंड हाई कोर्ट में अपील में चला गया, अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, स्टे हो गया, स्टे लग गया, लेकिन अपील फाइनल होने से पहले ही उसने सेकंड मैरिज कर ली। जैसी लेकिन फाइनली अंत में डाइवोर्स जो है वो अपील जो है वो डिसमिस हो गई। ये तो एक फैक्ट्स मैंने बता दिए क्या कि उसको ऑर्डर तो स्टे हो गया। अब इन स्टे के ड्यूरेशन में ही कि हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, उसने जो सेकंड मैरिज कर ली तो फर्स्ट वाइफ ने एक एफआईआर करा दी उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 494 वाइगेमी के, जिसको कहते हैं
पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी वो नहीं कर सकता, ये इलीगल है, 7 साल की सज़ा का प्राविधान है। उसने एक FIR करा दी। इस FIR को क्वैश करने के लिए उसका हस्बैंड फिर से हाई कोर्ट में पहुंचा। अब जो हाई कोर्ट ने ये भी अपील पेंडिंग हो गई, लेकिन इनसे पहले ही उसकी जो पहली अपील थी जिसको कि उसने फाइल किया हुआ था नीचे के डाइवोर्स के खिलाफ, वो डिसमिस हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ डिसमिसल हाई कोर्ट ने जैसे ही डिसमिस किया, इसके मतलब है कि नीचे जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था वो उसी तारीख से एक्टिव हो गया। तो अब हाई कोर्ट ने ये इसमें होल्ड किया क्या कि जिस तारीख से ये पहली डाइवोर्स हुई है उसी तारीख से डाइवोर्स माना जाएगा। तो उस तारीख के बाद अगर उसने सेकंड शादी कर ली है तो वो वाइगेमी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी का तो डाइवोर्स उससे पहले ही हो चुका है। अगर ये उसकी अपील अलाउ हो जाती हाई कोर्ट से तब तो वाइगेमी से नहीं बचाया जा सकता था। तो इसीलिए मैंने कहा कि वाइगेमी का मामला बनता भी है और वाइगेमी का मामला नहीं भी बनता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसमें मैं पढ़ता हूँ, द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर वुड कम इनटू प्ले and the decree of the family court will stand merged in the appellant decree. The decree would operate not from the date of first appellant decree but from the date of decree of divorce granted by the family court. In other words, the decree of the divorce confirmed in appeal would stand effective from the date of original decree of the divorce of the family court, and the appellant decree will revert back to the date of the decree of the divorce of the family court. तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि वाइगेमी का जो मामला बनता है वो सेकंड इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर वो अपील अलाउ हो जाती है तो वाइगेमी बनती है कि साहब एक शादी के रहते दूसरी शादी कैसे कर ली। लेकिन अगर वो अपील डिसमिस हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर एक्टिव हो गया है और उस एक्टिव होने के बाद अगर कोई दूसरी शादी की है तो वो वाइगेमी नहीं होगी। उन्होंने ना केवल वाइगेमी की FIR को क्वेश किया, सेकंड अपील उसकी डिसमिस कर दी और इस तरह से वो मामला बच गया। तो मित्रों अब आते हैं हम इसके निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में ये वाली बात क्लियर हम करना चाहते हैं कि इसमें अगर कोई डाइवोर्स लेता है तो उसको पहली 90 डेज तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वो म्यूचुअल वे में हुआ है, डाइवोर्स की डिग्री म्यूचुअल वे में अवार्ड हुई है, तब तो वो तुरंत पार्टीज कर सकती हैं। लेकिन अगर वो किसी के पिटीशन पे फाइल करने पर अवार्ड हुई है तो 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा। अगर 90 डेज में कोई अपील नहीं होती है तो उसके 90 डेज के बाद सेकेंड मैरिज की जा सकती है, और अगर अपील हो गई है तो अपील के डिस्पोजल तक शादी सेकेंड नहीं की जा सकती, और जब डिस्पोजल हो जाएगा तभी की जा सकती है। और अगर एक्सेप्शन के केस है कि कोई बीच में ही शादी कर लेते हैं तो वो इस पर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट का जो अपील है नीचे वाले फैमिली कोर्ट के खिलाफ उसका रिजल्ट क्या रहता है। अगर वो अपील डिसमिस हो जाती है तो सेकेंड मैरिज अलाउ है, अदरवाइज वो सेकेंड मैरिज अगर वो हाई कोर्ट पहली वाली डाइवोर्स को नीचे जो दिया गया है उसको रिवर्ट कर देता है और कहता है कि डाइवोर्स गलत हुआ है तो सेकेंड मैरिज जो हुई है वो सोमोटो वो अपने आप ही एक वाइड मैरिज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ कुछ डाइवोर्स के मामले में सेकेंड मैरिज कब की जा सकती है। नमस्कार।